हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एवरीथिंग लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, द अर्थ आवर हैबिटेट। एंड फ्रेंड्स, इसके कुछ चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उसे जाएं और जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। और चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार चैप्टर्स थे जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जाएं, इन्हें ज़रूर से देखें। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हम लोग फ्यूचर की वीडियोस में जल्द से जल्द कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। So friends, let's begin our chapter number 5, major domains of the earth. So first of all, what is the meaning of domains? Domains mean basically the parts of the earth. Okay, तो अर्थ को हम लोगों ने मेजर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसी की बात हो रही है। तो व्हाट आर दोज डोमेन्स? दोज आर लिथोस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। एंड फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस लर्नर्स हैं तो आपको बता दें कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चलकर फिज़िकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग को पढ़ते हैं। एंड जो बायोस्फीयर है उसी से हमारा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन गया है, ओके, उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे सामने आ रही हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हम लोग की जो अर्थ है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, ओके, जहाँ पर जीना पॉसिबल हो पाता है। और वो इसी की वजह से हो पाता है क्योंकि अर्थ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स जोन, ओके। और यहाँ पर लिथोस्फेयर है जो कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है। सॉलिड मतलब जो भी रॉकी, ओके, सो सॉलिड पोर्शन है, सॉइल है, ये सब पोर्शन आपका लिथोस्फेयर में आता है। जो और जो भी गैसियस लेयर्स ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द अर्थ है, वो आपका एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। उसमें हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस भी मिलती हैं। और जो वाटर कंटेंट ऑफ द अर्थ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बिग एरिया कवर करता है अर्थ की सरफेस का, दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर। तो इन्हीं का जब एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम तैयार होता है, ओके, तब हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। और उसी नैरो जोन को जहाँ पर इन तीनों जोन्स का कांटेक्ट होता है, लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, एंड कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तब हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो वो नैरो जोन, बहुत ही पतली सी जोन जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर कंबाइन होते हैं, आपस में कांटेक्ट करते हैं और एक जोन बनाते हैं जिसमें हर तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसे हम लोग बायोस्फीयर कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड ओरिजिन के बारे में बताया गया है, तो जैसे ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड्स डिराइव हुए हैं। तो लिथोस मीन्स स्टोन, ओके, एटमॉस मीन्स वेपर, एंड ह्यूडोर मीन्स वाटर, एंड बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा, बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ ऑन स्फेयर, क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है, ठीक है, तो हम लोग स्फेयर लगा देते हैं उसके आगे। तो अर्थ की वो लेयर जहाँ पर लाइफ होती है उसे हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं। और बाकी शायद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिथोस मीन्स स्टोन, ठीक है, एटमॉस्फेयर मीन्स वेपर, वेपर मीन्स गैस, एंड ह्यूडोर मीन्स वाटर, ओके। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी लिथोस्फेयर, ठीक है, द जोन ऑफ द सॉलिड, ओके, द सॉलिड जोन ऑफ द अर्थ। एंड जैसे कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है कि तो वो सारी लेयर जहाँ पर अर्थ का क्रस्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे थिन लेयर ऑफ सॉयल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। और जो लिथोस्फेयर है उसे हम लोग टू मेन डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला है कॉन्टिनेंट्स बेसिन एंड दूसरा है ओशियंस बेसिन्स। जैसे कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये आपकी लिथोस्फेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, ये पूरी आपकी लिथोस्फेयर है। और ये आपकी ओशियानिक क्रस्ट है, एंड दिस इज़ योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो लिथोस्फीयर है उसका जो ओशियानिक बेसिन है ना, ओशियानिक बेसिन, ओके, वो एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ ऑफ सेम, ओके, सेम एलिवेशन पे होता है। और उसी एलिवेशन को हम लोग मीन सी लेवल कहते हैं, ओके, मीन सी लेवल कहते हैं, और उसी से हम लोग लैंड की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। और जो लेवल ऑफ सी है ना, उसको हम लोग ज़ीरो लेते हैं, ओके। फर्दर यहाँ पर लैंड मास की बात हो रही है और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट का, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो हमें हिमालयाज़ में मिलती है, माउंट एवरेस्ट, ओके। और इसकी लेंथ है 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जैसे मैंने आपको बताया ना, सी लेवल अभी हमने बात करी थी कि इससे हम लोग मेजर करते हैं लैंड मास की लेंथ को, ओके। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, ओके, दैट इज़ ऑफ मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये डीप है, मतलब ये ओशियन है तो उसमें उसके अंदर ये ट्रेंच है, और उस ट्रेंच की जो लेंथ है दैट इज़ 11,022 मीटर्स, ओके। तो ये जो जो ट्रेंच है, क्या आप इसको मतलब समझ लीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डीप है। अगर यहाँ पर हम माउंट एवरेस्ट को इन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दें, ठीक है, फिर भी इसमें एक जगह बच ही जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं मैरियाना ट्रेंच की आपको लोकेशन भी दिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा से याद रखिएगा क्योंकि अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, तो ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है। सो मैरियाना ट्रेंच हैज़ इट्स लोकेशन समवॉट हेयर, ओके, इन द पैसिफिक ओशियन टू द ईस्ट ऑफ चाइना, ओके। यहाँ पर हमें मिलता है ये मैरियाना ट्रेंच, ओके, इन द पैसिफिक ओशियन। सो इसको आप याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, जीके फैक्ट, और इसे आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे जीके क्विज़ वगैरह में आप कभी भी बैठेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जब भी फॉर एग्जांपल आप केबीसी में भी अगर कभी जाते हैं या किसी भी नॉर्मल क्विज़ में जाते हैं, ठीक है, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि हु वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम टू द माउंट एवरेस्ट, ओके। सो दे वर मिस्टर एडमंड हिलैरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोरगे हु वाज द शर्पा फ्रॉम इंडिया, ओके। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। एंड डेट याद रखिएगा 29 मई 1953, 29 मई 1953, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। ये आपके जीके क्विज़ वगैरह में आ सकती है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, दैट इज़ जुनको टैबी फ्रॉम जापान, ओके। इन्होंने शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। तो कितने साल का डिफरेंस हो गया, 22 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। सोचिए, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम वर एडमंड हिलैरी एंड तेंजिंग नोरगे एंड द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंटेन एवरेस्ट वॉज जुनको टैबी फ्रॉम जापान। एंड 16 मई 1975, 22 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 1953 याद रख लीजिएगा, एंड 22 मिलाकर हो गया 1975। और 16 में दोनों की डेट्स मई मंथ में ही है, एक की 29 है और एक की 16 है, ओके। और उसी के साथ में उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है, वो ये कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक वॉज मिस बचेंद्री पाल ऑन 23 मई 1984, ओके। सो इनकी डेट क्या है, 23 मई, इनकी भी मई मंथ में ही हुई थी, 23 मई, ओके। और 1984, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 1970 में आप 9 प्लस कर देंगे तो 84 आ जाएगा, ओके। इस डेट को भी अच्छे से याद कर लीजिए, बचेंद्री पाल। देन मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे सब टॉपिक लिथोस्फीयर के अंडर हमें मिलता है कॉन्टिनेंट्स का, ओके फ्रेंड्स। तो क्योंकि कॉन्टिनेंट्स आर themselves very large land mass present on the earth's surface that are surrounded by oceans, ओके। उन्हें हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, हिंदी में हम लोग इन्हें महाद्वीप कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स को महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं, एंड दोज आर एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉन्टिनेंट्स आपको ज़रूर से एकदम मेमोराइज होने चाहिए, दिमाग में याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अभी इसे हम फर्दर और अच्छे से समझेंगे। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा है, ओके, इन कंपैरिजन टू साउदर्न हेमिस्फेयर। देन इट इज़ गिवन एशिया। ओके, एशिया क्या है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, एशिया को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज़ अवर एशिया। ओके, ये हमारा येलो कलर से जो है पूरा, दिस इज़ एशिया। ओके, और एशिया के बारे में क्या कहा जा रहा है? दैट इट लाइज ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि याद करिए हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ी थी, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस द अर्थ फ्रॉम 23.5 डिग्री। ओके, और ये यूरोप से डिवाइड होता है बाय द अरल माउंटेन्स। ओके, अरल माउंटेन से डिवाइड होता है फ्रॉम यूरोप। और एक कीवर्ड और है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है जब हम यूरोप और एशिया को कंबाइन पढ़ते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड यूरेशिया। ओके, देन फर्दर आपका यूरोप दिया हुआ है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। इन फैक्ट यूरोप इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओके, और ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। अब इसकी लोकेशन हम लोग देखेंगे। और आर्कटिक सर्किल जो है वो इससे पास होता है। आर्कटिक सर्किल याद करिए, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास में 66.5 डिग्री पर जो एक इमेजिनरी लाइन पास होती है सर्कुलर, उसे हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं। और ये जो यूरोप है ये सराउंडेड है बाई 3 साइड्स वाटर। ओके, 3 साइड्स पर इसके वाटर प्रेजेंट है। आइए इसकी लोकेशन मैप में देख लेते हैं। सो दिस इज़ द पर्पल कलर्ड कॉन्टिनेंट, इट इज़ आपका यूरोप। और ये 3 साइड्स वाटर कैसे है? ये आपका आर्कटिक ओशियन ऊपर, एंड हेयर इज़ योर अटलांटिक ओशियन। ओके, ये अटलांटिक, ये पूरा आपका अटलांटिक है यहाँ तक, एंड इसके साउथ में आपका मेडिटेरेनियन सी है। ओके, तो 3 साइड्स बाय वाटर, ये हमारा क्या हो जाता है? यूरोप। देन गोइंग फर्दर, our next continent is Africa. Okay, so Africa is the second largest continent present on earth, and all the 3 major latitudes, that is equator, 0 डिग्री latitude, इसके मिडिल से पास होती है। ओके, और जैसे कि मैंने बताया 3, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों ही अफ्रीका को कट करती हैं। एंड जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब इसकी भी लोकेशन हम लोग देखेंगे, है ना। और इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जिससे ये ऑल द 3 मेजर लैटिट्यूड्स पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जाके। तो जो एटलस है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए साथ में, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि जो चैप्टर है ये बेस है वर्ल्ड मैपिंग का भी, तो इसीलिए बेस है क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैपिंग भी पढ़ रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी के साथ साथ। सो ये रहा आपका अफ्रीका इन ग्रीन कलर। ओके, तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास हो रहा है, एंड इक्वेटर इससे पास हो रहा है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी इससे पास हो रहा है। तो ये पूरा हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। एंड इसके साउथ में आप देख सकते हैं आपका सदर्न ओशियन है। इसके ईस्ट में आपका जो है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। एंड इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। तो ऑलमोस्ट 3 साइड्स ये डिवाइडेड है, सराउंडेड है बाय वाटर बॉडीज़। और फर्दर देखें तो यहाँ पर हमारा रेड सी भी आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ अवर अफ्रीका। फर्दर यहाँ पर हमें अफ्रीका के बारे में बताया जा रहा है दैट इट हैज़ सहारा डिज़र्ट विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट। ओके, सहारा डिज़र्ट। एंड फर्दर
इट हैज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज़ नाइल रिवर। नाइल रिवर का शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आप ज़रूर से इसको याद करें। एंड इसको भी हम लोग मैप में लोकेशन में देख लेते हैं, दैट सहारा डेजर्ट यहाँ पे पाया जाता है अराउंड, ओके, एंड नाइल रिवर रन्स फ्रॉम हेयर, ओके। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ओके। सो ये सहारा डेजर्ट हो गया। देन द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ नॉर्थ अमेरिका विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी जो कॉन्टिनेंट्स की जो रैंकिंग है ना, उसका डायग्राम मैं आपको शो कर दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस रैंकिंग पर आता है, ओके। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अभी इसकी भी हम लोग मैप में लोकेशन देख लेंगे। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका वाया बाया स्थमस विच इज़ ऑफ स्थमस ऑफ पेनामा, ओके। और जो नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है एंड वेस्टर्न साइड, ओके, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। सो पूरी तरीके से नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसकी लोकेशन आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं। दिस इज़ आवर नॉर्थ अमेरिका। तो जो आपकी, याद करिए, जो प्राइम मेरिडियन थी वो समथिंग अराउंड 0 डिग्री से यहाँ से रन करती है, और जो आपकी इक्वेटर है वो यहाँ से रन करती है। तो देख लीजिए आप, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आता है। सो और दूसरी चीज़ कि ये कनेक्टेड है साउथ अमेरिका से बाया स्थमस। ये स्थमस आपका नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है एंड इट इज़ कॉल्ड स्थमस ऑफ पनामा, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ आवर साउथ अमेरिका, ओके। ये ऑलमोस्ट लाई करता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, और यहाँ पर जो मेजर माउंटेन रेंज हमें मिलती है दैट इज़ एंडीज़, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। अगर लार्जेस्ट में देखें दैट इज़ हिमालयाज़, जो कि इंडिया एंड नेपाल में लाई करते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, ओके, इसमें लाई करते हैं। बट द लॉन्गेस्ट इज़ द एंडीज़ माउंटेन्स, ओके। सो एंडीज़ समवॉट हेयर लाई करते हैं माउंटेन्स, मतलब वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ओके। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, दैट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसके नाम से अमेज़ॉन कंपनी भी है, ओके। सो अमेज़ॉन रिवर समथिंग इज़ इन हेयर, ओके। यहाँ पे अमेज़ॉन रिवर लाई करती है, उसके नाम से अमेज़ॉन फॉरेस्ट भी है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट। द लॉन्गेस्ट हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, द नाइल रिवर, ओके। नाइल रिवर कहाँ लाई करती है, इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट द लार्जेस्ट इज़ अमेज़ॉन। लार्जेस्ट का मीनिंग होता है कि जो जिसकी ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा हो और लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो, एंड नाइल जो कि लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ओके, इन किलोमीटर्स, बट जो अमेज़ॉन है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। स्थमस का मैप बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, आप उसको देख लीजिए। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, उसको हम लोग स्थमस कहते हैं। और उसी के साथ में आपका स्ट्रेट भी दिया हुआ है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है स्थमस का स्ट्रेट। यहाँ पर एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को डिवाइड करता है, जैसे कि सी, ओशियन। तो इंडिया का ही एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा, कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे हम लोग कौन सा स्ट्रेट कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, टू वाटर बॉडीज़ को डिवाइड करता है। तो एक है आपका ये अरेबियन सी जो कि इंडिया के वेस्ट में है, और एक आपका यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ओके। इन दोनों को ही ये स्ट्रेट कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। और डिवाइड किसको करता है, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, ओके। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ आवर ऑस्ट्रेलिया, और एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, ओके। साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, इसकी लोकेशन देखते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, पिंक कलर से यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज़ नॉट। सो ये आपका पूरा ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ओके। इक्वेटर आपकी प्राइम मेरिडियन यहाँ से जा रही है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में
आता है आपका। ओके, लोकेशन देख लिया हमने एंड फर्दर वी विल सी दैट ऑल साइड्स बाय ओशियन, सो इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन। और इसे हम लोग एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से बाकी लैंड मास से बिल्कुल अलग है और बहुत छोटा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसे हम लोग इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड आपको पता होगा, आइलैंड उसे कहते हैं एक टापू, हिंदी में उसे हम टापू कहते हैं, जो कि सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय वाटर। जैसे अगर ये एक सी है और सी में एक ये आपका आइलैंड है, तो ये चारों तरफ वाटर से सराउंडेड होगा। ओके, देन अवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ अंटार्कटिका। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है जो कि कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और साउथ पोल में इनफैक्ट लाई करता है। जो पूरा साउथ पोल है, ठीक है, वो इसी में आता है और ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस। ओके, यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल ही 0 डिग्री है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था कि पोल्स पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ ह्यूमन बींग्स रिसर्च के लिए जाते हैं। ओके, रिसर्च एक्सपीडिशंस जाते हैं। इंडिया का भी वहाँ पर रिसर्च स्टेशन है और जिसको हम लोग मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाते रहते हैं। दैट इज़ मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये आपके इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं जो कि एंटार्क्टिका में बेस्ड हैं। और इसकी भी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये वाइट से पूरा डिनोट कर रहा है हमारा। ओके, दिस इज़ योर अंटार्कटिका इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके, साउथ पोल समथिंग यहाँ पे होगा। सो पूरी तरीके से अंटार्कटिका में ही आता है। ओके, फर्दर वी विल सी। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर। तो तीन डोमेन्स हमने पढ़ी थी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ओके, सो सेकंड जो आपकी डोमेन है अर्थ की दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग वाटर को पढ़ते हैं। तो बेसिकली हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फेयर मीन्स द जोन। ओके, सो द जोन विच कवर्ड वाटर ऑफ द अर्थ दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। सो वाटर की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं न्यूज़ में। वाटर डिप्लीशन हो रहा है, वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देख। सो फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है उसे हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो 71% अर्थ की सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये ओशियन से कवर्ड है। ओके, अर्थ की सरफेस एंड 29% अर्थ की सरफेस वो लैंड से कवर्ड है। ओके, और हाइड्रोस्फीयर वो सारे फॉर्म्स ऑफ वाटर को कवर करता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे या गैस के फॉर्म में हो। ठीक है, तो लिक्विड में हमारा ओशियन, रिवर्स, लेक्स ये आता है और सॉलिड में आपका आइस इन ग्लेशियर्स आता है और अंडरग्राउंड वाटर आपका आता है। और अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में अगर वाटर एग्जिस्ट करता है तो उसे भी हाइड्रोस्फीयर में हम लोग काउंट करते हैं। ओके, सो फर्दर यहाँ पे बात हो रही है कि अर्थ के वाटर के कॉम्पोजिशन की। सो 97% जो वाटर होता है वो ओशियंस में ही पाया जाता है। ओके, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जो ओशियन है वो आपका 97.5% वाटर कवर करते हैं, जो कि टोटली अनयूजेबल है फॉर ह्यूमंस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है दैट इज़ 2.5%, वो ही फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर वो जो ह्यूमन के यूज़ के लिए हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। और उसमें भी जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आपका आइस शीट्स जो कि पोलर रीजन्स में हैं और ग्लेशियर्स जो कि माउंटेन्स में हैं, ठीक है, या अंडरग्राउंड वाटर है उसमें होता है। और बहुत स्मॉल पोर्शन उसका हमें अवेलेबल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, जो कि पाया जाता है इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स, जहाँ से हम लोग बेसिकली वाटर को यूज़ करते हैं। तो जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, इसीलिए सेव वाटर की बात करी जाती है और पानी को बचाने की बात करी जाती है, क्योंकि एक्चुअली वाटर बहुत कम है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्टिनेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है। ये पूरी
पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स आपके दिए हुए इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। सो इन ब्लॉक्स को काउंट करके आप लोग इसका साइज़ बता सकते हैं। ठीक है, ये एक साइज़ है, आप लोग इसको एज अ होमवर्क करिएगा। और आपके कन्वीनियंस के लिए एक चार्ट भी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स को लैंड साइज़ के हिसाब से डिवाइड करें तो ये आपकी रैंकिंग बनती है, और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर रैंकिंग दें तो आपका ये बनती है। सो लैंड साइज़ में देखिए सबसे लार्जेस्ट है आपका एशिया, देन सेकंड पे अफ्रीका, देन थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एंड लास्टली ऑस्ट्रेलिया जो कि स्मॉलेस्ट है। तो एटलीस्ट आपको ये लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट तो पता ही होनी चाहिए, और बाकी अगर आप एडवांस लर्नर्स हैं तो ये पूरी आपको चार्ट याद होना चाहिए। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तब भी फर्स्ट पर हमारा एशिया ही है विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एंड विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इज़ अंटार्कटिका, क्योंकि वो मैंने आपको बताया लिवेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही लो है, इंडिया के साउथ, वर्ल्ड के साउथ में है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपकी रैंकिंग है। सेकंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ यूरोप, फोर्थ इज़ नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। तो इस चार्ट के माध्यम से आप इसको इन दो क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देन आपका आता है ओशियंस। ओशियंस आपका सब टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर के अंदर, एंड दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड इट इज़ ऑलवेज मूविंग, क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड एंड इट इज़ ऑलवेज मूविंग। और मूवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है दैट देयर आर 3 चीफ मूवमेंट्स। ओके, 3 तरीके से पानी मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। ओके, इनके बारे में आप बहुत डिटेल में फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद करिए कि जो ओशंस है उनका वाटर मूव करता है इन 3 मेजर मूवमेंट, दैट इज़ वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। ओके, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चार्ट दिया हुआ है दैट इज़ 5 मेजर ओशियंस, इसलिए मैंने रेड में किया हुआ है क्योंकि आपको ये मेमोराइज करना है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ओके, ये ऑलरेडी अपने साइज़ में इन्होंने दिया हुआ है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, उससे छोटा अटलांटिक, देन इंडियन ओशियन, देन उससे छोटा सदर्न ओशियन, देन सबसे छोटा हमारा आर्कटिक ओशियन। ओके, देन पैसिफिक ओशियन के बारे में बात हो रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, और ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। जो मैरियाना ट्रेंच जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये भी पैसिफिक ओशियन में ही लाई करता है। और पैसिफिक ओशियन की अभी हम लोकेशन देखेंगे, उससे समझ में आएगा दैट इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एक तरीके से राउंड है, गोल है। और सो द पैसिफिक ओशियन है वो इट इज़ सराउंडेड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इसकी लोकेशन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ योर पैसिफिक ओशियन। तो देख लीजिए ये एशिया है, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो क्योंकि ये बैक साइड में बना हुआ है डायग्राम, तो इसका जो दूसरा हाफ है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, जो अर्थ का यहाँ बैक साइड जो हमें दिख नहीं रहा है वो पूरा पैसिफिक ओशियन से कवर्ड है। तो ये नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ योर साउथ अमेरिका। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ओके, ये आपका पूरा पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट राउंड, ये आपका पैसिफिक ओशन में आता है। देन आपकी सेकंड नंबर पे जो बारी हो रही है वो अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, एंड दिस इज़ योर सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। ये एस शेप्ड है, इसकी भी हम लोकेशन देख लेते हैं। और इसी लोकेशन फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अटलांटिक ओशियन, दिस इज़ एस शेप्ड। ओके, थोड़ा सा आपको अपना सिर घुमा के देखना पड़ेगा दैट इट इज़ सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड हेयर इज़ योर यूरोप एंड अफ्रीका। ओके, एस शेप्ड ओशियन है, and between these 4 continents, and this is the second largest ocean. and एक important characteristic जो कि यहाँ पे बताई जा रही है अटलांटिक ओशन की, that it is highly indented, irregular and indented coastline अटलांटिक ओशन की हमें देखने को मिलती है, विच इज़ अ वेरी आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स from the viewpoint of commerce and busiest ocean. Okay, so indented means this thing highly irregulated है आपका यहाँ पे, और ये बहुत ही आइडियल हो जाता है नेचुरल हार्बर्स के लिए। हार्बर मीन्स वो एरिया जहाँ पर शिप्स आके रुक सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं अपनी कमोडिटीज़ को। ओके,
और पोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल एंड हार्बर्स आर नेचुरल। ओके, तो यहाँ पर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉमर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो अगर हम लोग बिज़ी के हिसाब से देखें तो दिस इज़ द बिजिएस्ट ओशन, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप्स सेल करते होंगे। ओके, द नेक्स्ट ओशन इज़ आवर वेरी ओन इंडियन ओशन, जो कि ट्रायंगुलर शेप है। ओके, ट्रायंगुलर शेप है। अभी हम लोग उसका डायग्राम में देखते हैं। एंड इंडियन ओशन क्यों है? क्योंकि वो इंडियन कंट्री, हमारी कंट्री के नेम से डिराइव्ड है। एंड इट इज़ बाउंड इन नॉर्थ बाय एशिया, इन वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो लेट्स सी इट्स लोकेशन। सो हेयर इज़ योर इंडियन ओशन। सो ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप है। नॉर्थ में आपका एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको समझ में आ गया, दिस इज़ योर इंडियन ओशन। ओके, इंडियन ओशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड्स, द लास्ट ओशन इज़ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन लाइज विद इन द आर्कटिक सर्किल, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, दैट द 66 डिग्री एंड द हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, दैट इज़ आर्कटिक सर्किल। और आर्कटिक ओशन उसी के अंदर लाई करता है। अब इसका हम लोग देखते हैं लोकेशन। एंड इट सराउंड्स द नॉर्दर्न पोल। ओके, नॉर्थ पोल इसी के अंदर लाई करता है। और इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अभी ये भी हम लोग देख लेते हैं कैसे। सो लेट्स सी इट्स यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। ओके, सो जो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ये पैसिफिक ओशन हो गया आपका, पैसिफिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन हो गया। सो इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। और जहाँ तक इसकी सराउंडिंग की बात है तो इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया आपको बताया था यूरोप प्लस एशिया, तो उसको, और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट इसको सराउंड करते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा होगा। So friends, the next major topic is our atmosphere. Okay, and what is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. तो जो layer of gas है, सारा mixture है जो gases का, ठीक है, that is known as atmosphere। और ये बहुत ज़्यादा important है for the existence of life on earth। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें हार्मफुल सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है, हमें हेल्प करता है फॉर ब्रीदिंग। ओके, और बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। फर्दर इसके बारे में बताया जा रहा है दैट इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से लेकर 1600 किलोमीटर, समथिंग बहुत ज़्यादा हो गया, 1600 किलोमीटर वहाँ तक एटमॉस्फेयर हमारा लाई करता है। ठीक है, और फर्दर इस एटमॉस्फेयर को हम लोग 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसका डायग्राम बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। एंड इसको भी मैंने राइट से मार्क किया है क्योंकि आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। द फर्स्ट इज़ ट्रोपोस्फेयर, देन देयर इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, देन देयर इज़ मीजोस्फेयर, देन देयर इज़ थर्मोस्फेयर एंड देन देयर इज़ एक्सोस्फेयर। ओके, सो इन लेयर्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी लेंथ थिकनेस है, और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनको आने वाली फर्दर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। बट लेट्स सी, सो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। फर्दर वी विल सी दैट एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 78% एंड ऑक्सीजन 21%, तो दोनों मिला के हो गए 99%। सो फ्रेंड्स 99% आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ही हो जाता है। ओके, और फर्दर एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस कंप्राइज्ड बेसिकली 1% ऑफ द वॉल्यूम। सो जो बचा हुआ 1% है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ऑल द अदर इम्पॉर्टेंट गैसेस जो आपकी होती हैं वो इसमें लाई करती हैं। देन फ्रेंड्स, हमें ऑक्सीजन के बारे में बताया जा रहा है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग। ओके, और जबकि नाइट्रोजन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको, दैट नाइट्रोजन इज़ यूज टू मेक प्रोटीन। ओके, प्रोटीन जो होता है बॉडी में वो नाइट्रोजन से ही बनता है, और प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। तो जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन की मदद से ही होती है, और ऑक्सीजन जो होता है उससे ब्रीदिंग होती है, और ब्रीदिंग से क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, एंड रेस्पायरेशन से सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, जिससे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ज़रूर से आप पे पता होना चाहिए। देन आपकी इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मल्टीपल रोल हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट है कि इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस। ओके, जो हीट आपकी एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस पर पड़ती है, तो जो अर्थ से रेडिएट होती है हीट, उसको कैप्चर करने का काम करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आपकी हीट कैप्चर हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने में हमें हेल्प करता है। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो ये है दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे दैट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स मेक देयर फूड। ओके, सो उससे उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गैस। सो फर्दर हमें यहाँ बताया जा रहा है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी के बारे में, जो कि वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट। ओके, जो अर्थ की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट द सी लेवल। ओके, तो इसीलिए जैसे ही हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते रहते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर की डेंसिटी लो होती जाती है। जैसे ये एक माउंटेनियर है, ये माउंटेन्स पे क्लाइंब कर रहा है, तो ये अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी लो होती जा रही है एयर की। तो इसी डेंसिटी लो की वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्यों और इसीलिए उन्हें दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है देन दे ऑल्सो फेंट। ओके, और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग हाइपॉक्सिया कहते हैं, मतलब हाई मतलब बेसिकली लो को कहते हैं, और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो लो ऑक्सीजन की वजह से जो क्लाइंबर्स की अक्सर डेथ हो जाया करती है उसे हम लोग हाइपॉक्सिया कहते हैं। और फर्दर यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी करता है एज वी गो अपवर्ड्स। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं सी लेवल से, द टेम्परेचर बिकम्स लो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, बर्फ़ आप देख पा रहे हैं ना, तो ये टेम्परेचर लो होता जाता है इसलिए होती है। ओके, और फर्दर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, प्रेशर की। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर है, तो ये अर्थ की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ये कहीं पर कम होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हाई और लो प्रेशर की वजह से ही विंड मूव करती है। ओके, सो अगर ये कोई प्लेस है, जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ है और ये कानपुर है, ठीक है, लखनऊ एंड कानपुर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। ओके, तो द एयर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसकी वजह से विंड चलती है हमारी। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। So friends, the next very important domain of the earth that I have already told in the starting is your biosphere. Okay, the domain of life. The life word is the keyword here, हमेशा याद रखिएगा। इस ब्यूटीफुल डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। सो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो लैंड, वाटर एंड एयर का जब इंटरेक्शन होता है आपस में, तो इसी इंटरेक्शन से जो लाइफ, ओके, लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, जो लाइफ आपकी बर्थ लेती है, उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है अर्थ की। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी नाम है।
जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये आपका एटमॉस्फेयर है पूरा, ओके। एटमॉस्फेयर है, ये आपका पूरा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर, दिस इज़ योर लिथोस्फेयर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंड दिस इज़ योर हाइड्रोस्फेयर। तो इन सब के क्या कहते हैं इंटरेक्शन से जो आपका लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जैसे ये फिशेज़ हैं, यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, बर्ड्स हैं, ओके। देन आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं एलिफेंट, डियर, टर्टल एंड बटरफ्लाइज एंड लायन, ऑल द वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हैबिटेशन इंक्लूडेड, ठीक है। ये आपका सारा बायोस्फीयर के अंडर आता है, ओके। सो मूविंग फर्दर, दैट इट इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत वेरीड हैं। आप जानते हैं अर्थ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑफ plants and animals exist करते हैं, including from bacteria, very small microbes to the very huge mammals, okay। so इसी बात को बताइए, the largest mammal कौन सी है आपकी, that is blue whale, okay, largest mammal है। and ये सारे ही living organisms आपस में linked होते हैं and to the biosphere, okay, for their survival। और फर्दर आप इसके बारे में आप अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसी इंटरेक्शन को इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, वो भी इसके अंडर आता है। सो बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बेसिकली हम 2 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ओके। किंगडम मतलब आप जानते हैं राज्य, तो जो प्लांट्स के सारे स्पीशीज़ हैं, ओके, वो प्लांट किंगडम में आते हैं, और एनिमल के सारी स्पीशीज़ हैं वो एनिमल किंगडम में आते हैं। ये आप 9th एंड 10th क्लास में आप अपनी बायोलॉजी बुक में पढ़ते हैं, दैट दीज स्पीशीज़ आर वेरी डिफरेंटली क्लासीफाइड, जैसे किंगडम, फाइलम एंड फैमिली एंड यू नो और स्पीशीज़, जीनस, ऑल दीज थिंग्स, ये आप अपनी बायोलॉजी में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। सो फर्दर यहाँ पे हमें उसी इंटरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि जो 3 डोमेन्स हैं वो आपस में हमेशा इंटरैक्ट करती रहती हैं, और अगर हम किसी भी एक पर अपना कुछ इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं तो वो किसी अदर डोमेन पर भी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, ओके। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन करते हैं अगर, ओके, या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब हमें एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और इसे हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत कॉमन है ट्राइबल एरियाज़ में। इसको हम इसमें हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, बर्न कर देते हैं एरिया को, ट्रीज़ को, और वहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, अर्थ के दूसरे डोमेन्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि नेचुरल इससे जो है इफ़ेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल्स फ्रॉम द स्लोप। इसी रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ये कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको दिमाग में होने चाहिए। ये यहाँ पे कीवर्ड्स इसलिए नहीं डाले हुए हैं क्योंकि ये 6th क्लास के स्टैंडर्ड की बुक है, और मैं आपको आगे के लिए एडवांस लेवल के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इन कीवर्ड्स का बार बार रेफरेंस में दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में डेफिनेटली होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं, उसका इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है अपनी डेली लाइफ में। सो उसी के बारे में बात हो रही है। फर्दर, द अर्थ सरफेस कैन बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज़ वो होती हैं दैट इज़ बाई नेचर, ओके। इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, ठीक है, एंड सबमर्जेंस ऑफ लैंड, ओके। अगर सुनामी होती है तो उससे क्या होता है, सबमर्जेंस ऑफ लैंड होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ है, इनकी वजह से भी क्या क्या एक दूसरे डोमेन्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सुनामी की वजह से पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, जो कि इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स हैं, वहाँ उनका भी कुछ पार्ट सबमर्ज हो गया था। और उसके अलावा जो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ओके, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स, जो कि वाटर को अनसूटेबल बना देता है, दैट इज़ बेसिकली वाटर पोल्यूशन।
ओके, वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स द अदर डोमेन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये सॉलिड वेस्ट को जो है हाइड्रोस्फीयर में डालते हैं तो उसकी वजह से लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर सब पे इफेक्ट पड़ता है और हमारी बायोस्फीयर की वैल्यू को है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एमिशंस की बात हो रही है। सो एमिशंस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। ओके, सो एयर पोल्यूशन की बात हो रही है जिससे एयर पल्यूट हो जाती है, और ये किन किन रीज़न से होता है, मैन मेड इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें हम लोग कोल बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हीकल्स जो हम लोग टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स पे ड्राइव करते हैं, उसकी वजह से भी जो उसमें एमिशन निकलते हैं उसकी वजह से ही पॉल्यूशन हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा आप लोग को भी फील हो रहा होगा दैट द वैल्यू ऑफ द अर्थ्स प्योरिटी ऑफ द एयर इज़ डिक्रीजिंग। उसकी वजह से भी गवर्नमेंट पुश कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स को। ओके, सो एंड फ्रेंड्स, इसी एमिशन की वजह से जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का एक रोल होता है हीट को कैप्चर करने का, जो अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं उसको कैप्चर करने का। तो क्या होता है जब इसी एमिशंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा हो जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है हमारे वर्ल्ड में। सो ये भी एक ज्वलंत समस्या है इस वर्ल्ड की। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको ही महसूस हो रही होगी दैट द हीट इन आवर समर्स इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। ठीक है, एंड ठीक है, इसीलिए एक लास्ट मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है दैट देयर इज़ अ नीड टू लिमिट आवर रिसोर्सेज, नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को का यूज़ हमें एक लिमिट में करना होगा और बैलेंस बनाना होगा बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। तभी we can expect that we can live long on this earth, and the earth will be a sustainable planet. So friends, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ that exercises and activities are very very important, so let's do it here and right now. Okay, so what are the major four domains of the earth? जैसे बार बार मैंने रेफर किया है इस वर्ड को, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको मेमोराइज कराए गए थे, आप ज़रूर से इसको यहाँ पे राइट कीजिएगा। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके, 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं जो कि एंटायरली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं? दोज आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, ये 2 कॉन्टिनेंट्स हैं एंटायरली लाई इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये 5 लेयर्स नेम रेड से हाईलाइट किया था मैंने, इसीलिए दैट यू हैव टू मेमोराइज दैट। एंड व्हाट आर दोज? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, why is the earth called a blue planet? Because almost 70% of its surface is covered by water. So when we look from the from space, the earth looks like a blue planet, and that is why it is known as blue planet. And why is northern hemisphere called the land atmosphere? क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था दैट मोस्ट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस लाइज on the northern hemisphere. And why is the biosphere important for living organisms? Because it is a complex combination and a very narrow zone that forms by the contact of land, water and air where life exists, that is known as biosphere. ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर टिक द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल, बहुत इजी है और ये आपका होमवर्क है, आप इसे ज़रूर से इसको पूरा कीजिएगा and it will help you to revise and enrich your knowledge. And then there is fill in the blanks. ये आपको मैं बताता हूँ that the deepest point on the earth is your Mariana Trench. Okay, there next is the dash ocean is named after a country. So ये क्या है आपका यहाँ पे? Indian Ocean. Okay, नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर, ये आपकी बायोस्फीयर है जिसका जिक्र बार बार हम लोगों ने पूरे चैप्टर में किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज यूरेशिया। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक
इज़ माउंटेन एवरेस्ट। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस थी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन आपका होमवर्क है। इसे आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में भी आप इसको हमें बता सकते हैं। और देन देयर इज़ द थिंग्स टू डू, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप ज़रूर से इसको करें कि द कट द आउटलाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मैप खरीदना है, उसके कॉन्टेंट्स को सीजर से कट करना है और उसे आपको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ इन अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग साइजेस। Then second is your cut the outline of the continents from an in outline map of the world and try to fit them join as a jigsaw puzzle. So friends, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका एक डीप कनेक्शन भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री से, कि पहले क्या था, पूरा जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, देयर वाज अ वेरी लार्ज पीस ऑफ लैंड मास, और सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे, जिसे हम लोग पेंजिया कहते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फर्दर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये डिवाइड हो गया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। ओके, सो ये जो आपकी जिग्सॉ पजल होगी ना, ये आपको उसी तरफ ले जा रही है और जिसका मैंने रूट आपको बता दिया है। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हेयर गिवन इज collect pictures of expeditions to the Himalayas, write about the kind of equipment carried by the climbers for protection against sunshine temperature। ये आपकी जनरल नॉलेज को इनरिच करने के लिए है। आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कीजिए, इनकी पिक्चर्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर से आप इसको कीजिए। ओके, और ये मैप स्किल के लिए आपको मैंने बताया था चैप्टर इज़ द बेसिस ऑफ वर्ल्ड मैपिंग, तो एक मैप खरीदिए, वर्ल्ड मैप। ओके, और इन प्लेसेस को, इन रीजन्स को जो आपको दी हुई हैं, इसको आप वर्ल्ड के मैप में मार्क कीजिए एंड डेफिनेटली आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, आपकी नॉलेज इनरिच होगी। एंड क्योंकि ये चीज़ें हम न्यूज़ में भी देखते हैं अक्सर, सो दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, वी होप दैट यू हैव इंजॉयड दिस सेशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। एंड आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज़ और सजेशन या फीडबैक हों वो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना होमवर्क ज़रूर से करें और इसके अलावा कुछ बताना हो तो आप जीमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें भी बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून आगे के चैप्टर्स के लिए। इस सीरीज़ को हम लोग जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।